नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आज बात यादों की। याद यानी स्मृति, स्मरण, याददाश्त, मेमोरी, रिकलेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, बहुत सारे शब्द हैं और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया भूल जाएं। आप कहेंगे ये क्या बात है, भूल जाएं मतलब? तो भूल जाने का जो मेरा संदर्भ है वो ज्ञानवापी मस्जिद, या जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर वो था और तोड़कर ऐसा कुछ बनाया गया या नहीं बनाया गया, अलग अलग तर्क हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात को भूल जाएं। अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो मेरा तर्क ये है कि आप राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं, आप राष्ट्र निर्माण के खिलाफ हैं, पूरे राष्ट्र जो भारतीय राष्ट्र है उसकी अवधारणा के खिलाफ हैं। देखिए, यादें एक ज़रूरी चीज़ है, याद होना चाहिए। अगर याद ना हो तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम क्या हैं, कौन हैं, किस देश के निवासी हैं, किस समुदाय के हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारे पुरखे कौन हैं, परिवार को कौन सा है, हमें पता होना चाहिए। याद रखना ज़रूरी है। कला, संस्कृति, विज्ञान, समाजशास्त्र, फिलॉसफी, पीछे क्या हुआ है इसको याद रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर अतीत की कड़वी यादों को लंबे समय तक याद रखा जाए और उसको राजनीति का आधार बनाया जाए, उसका आपसी व्यवहार का आधार बनाया जाए, जो रिकलेक्शन है, रेट्रोस्पेक्शन है, मेमोरीज हैं, इसको अगर इतना महत्व दे दिया जाए कि वो आज पर भारी हो जाए तो समस्या खड़ी होगी। देखिए, यादों की दो कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं है कि हर तरह की याद बुरी है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको भूल जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को याद नहीं रखना चाहिए, तो मोटे तौर पर मैं यादों को दो कैटेगरी में रखता हूँ। एक वो यादें जिसकी ज़रूरत है, हमें पता होना चाहिए कि आज हमें ऑफिस जाना है, आज हमें कुछ पढ़ना है, हमारे दोस्त कौन है, हमारा परिवार कौन है, हमारे घर जाने का रास्ता क्या है, या अतीत में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो एक राष्ट्र के नागरिकों ने मिलकर जो अच्छा किया है, मिलकर एक राष्ट्र बनाया है, एक संविधान बनाया है, साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की जो तमन्ना है, उसके लिए उन स्मृतियों का होना आवश्यक है कि अंग्रेज़ों के साथ एक संघर्ष के बाद ये देश आज़ाद हुआ। इन चीज़ों को याद रखना, जो अच्छा कुछ हुआ, महात्मा बुद्ध का भारत, सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त का भारत, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं इस दौरान, जिसमें आप और तमाम राजाओं को, महाराजाओं को, नवाबों को शामिल कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। जो अच्छा हुआ है, जो कुछ अच्छा है, शुभ है, जो कायदे की चीज़ है, जिससे कि देश में एक ये भावना आती है कि हम लोग साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए साथ मिलकर आगे भी कुछ करेंगे और साथ मिलकर कुछ करने के हमारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं। उन सारी यादों को सहेज कर रखने में कोई बुराई नहीं है, कृपया उनको न भूलें। लेकिन जो कड़वी यादें हैं, देखिए, एक राष्ट्र का निर्माण हमेशा एक तकलीफदेह प्रक्रिया होती है। राष्ट्र बहुत सारे हमलों से, आक्रमणों से, एक दूसरे में मिला लेने से, इस तरह के एक प्रोसेस से गुजरा हुआ जो एक एंटिटी बनती है, वही राष्ट्र है। वो अचानक से कोई स्वर्ग से उतरी हुई या नर्क से निकली हुई कोई चीज़, अगर स्वर्ग और नर्क की अवधारणा में कोई यकीन रखता है तो, या कोई निर्वात से, शून्य से, मतलब वैक्यूम से निकली हुई चीज़ राष्ट्र नहीं है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास को देखें, अमेरिका के इतिहास को देखें, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहते हैं, आप क्या उसको उस गृह युद्ध के बगैर देख सकते हैं, जबकि उत्तर के राज्यों ने दक्षिण अमेरिका के जो अमेरिका का, यूएसए का जो दक्षिणी राज्य हैं, उनको किस तरह से परास्त किया। लगभग 10 लाख लोग उसमें मरे थे। उस एक कड़वे युद्ध के बाद अमेरिका बना। लेकिन अमेरिका के में जो यूएसए के जो दक्षिण के राज्य हैं, वो अगर आज याद करें कि किस तरह से उत्तर के लोगों ने हमें हराया, या उत्तर का जो राज्य है वो याद करे कि कैसे हमने दक्षिण के लोगों को हराया, कौन हारा, कब किसने, किसके सेनाओं ने किसको मारा, कब किसकी सेनाओं ने किसके साथ बलात्कार किया, अगर इसको याद करें तो क्या अमेरिका आज की तारीख में आगे बढ़ने की स्थिति में होगा? इटली का उदाहरण लीजिए। इटली आप सारे लोग जानते हैं, स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि इटली का एकीकरण एक बहुत ही हिंसक और तकलीफदेह प्रक्रिया थी। उत्तर इटली ने दक्षिण इटली पर हमला किया, कब्जा किया, और वो एंटिटी आज की तारीख में इटली है। बहुत उसमें
हत्याएं हुई, बहुत लोग मारे गए, रेप्स हुए, बहुत कुछ हुआ। आज अगर दक्षिण इटली के लोग याद करें कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे पुरखों के साथ किसने बलात्कार किया था, अगर इसको याद करें, या उत्तर इटली वाले याद करें कि हमने दक्षिण इटली वालों को हराया, तो इटली का क्या होगा, फ्रांस का क्या होगा। फ्रांस में तो मतलब कई दर्जन अस्मिताएं मिलकर फ्रांस बना है, लेकिन आज की तारीख में फ्रांस में तो कोई याद नहीं करता है कि 19th और 10th सेंचुरी फ्रांस में क्या हुआ था। अगर उसको याद करें तो फ्रांस के लोग क्या एक फ्रांस बना पाएंगे। और ये बहुत जगह हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, जो वहाँ पर नेल्सन मंडेला, जब गोरों का शासन वहाँ पर एक तरह से अपार्थाइड का जो शासन है वो खत्म होता है, तो इसके बाद एक सोच आती है कि जो गोरों के पास ज़मीन है वो छीन लेनी चाहिए, उनको इस राष्ट्र में क्यों होना चाहिए। लेकिन नेल्सन मंडेला राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, वो बदला लेने की कोई राजनीति नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हम ट्रुथ और रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में जाएंगे। निश्चित रूप से जो अश्वेत लोग हैं उनके पास अधिकार आएंगे, उनके पास रिसोर्सेस आएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जिसमें कि श्वेत लोग खुद को इस देश का नागरिक मानने में उनको दिक्कत हो। तो इस तरह से राष्ट्र बनता है। कोई भी राष्ट्र अपनी बहुत सारी कड़वी यादों को भूलता है, अच्छी चीज़ों को याद करता है और एक राष्ट्र बनता है। तो अगर हम ज्ञानवापी का मामला लें, बाबरी मस्जिद वाला जो मामला हुआ तो उसके बाद लगा था कि ये विवाद एक तरह से इस तरह से शांत हो जाएगा, पुराने धार्मिक स्थल फिर से नहीं खंगाले जाएंगे, यहाँ पर एक स्टॉप लगेगा। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं है। जो राजनीति हो रही है उसमें आज ज्ञानव्यापी है। अगर ज्ञानव्यापी मान लेते हैं कि रिजॉल्व भी हो जाए, जो इस पक्ष में है कि वो हिंदू धर्मस्थल था, कल फिर मथुरा आएगा, फिर बाबा बुदनगिरी आएगा, फिर मालदा का मस्जिद आएगा। ये मतलब एक सीरीज चल सकती है और इस पर 100-200 साल भारत चल सकता है। लेकिन क्या वो भारत के विकास का रास्ता होगा? क्या वो साथ मिलकर एक राष्ट्र बनाने की जो संविधान निर्माताओं की कल्पना है उसका राष्ट्र होगा? और फिर इतिहास की इतनी सिलेक्टिव रीडिंग क्यों? इतिहास को फिर आप थोड़ा सा और नीचे जाइए ना, तो तब तो हो सकता है कि ऐसा बहुत कुछ मिले जो बीजेपी और आरएसएस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये हो सकता है कि पता चले कि बौद्ध और जैन जिनका इस देश में शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, बौद्ध अशोक बने, इनका शासन था, बाद में पाल और कुषाण वंश बौद्धों का शासन, बौद्ध थे, उनके बनाए हुए धार्मिक स्थल कहाँ गए? ये भी तो संभव है कि जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं वो उनको तोड़कर बनाए गए हों। ये सारा भी तो इतिहास सामने आ सकता है और ऐसे प्रमाण हैं भी। तो ये अगर, या अब इवन मुगल पीरियड का भी इतिहास खंगालें तो आपको फिर क्या आप उसमें मानसिंह को माइनस कर देंगे, मिर्जा जयसिंह को माइनस करेंगे, राणा सांगा को माइनस करेंगे? क्या अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे और सारे दरबार जो मुगलों के थे, औरंगजेब के भी जो जमींदार थे जो हिंदू थे और उनके लिए काम करते थे, क्या उन सबको भूल जाएं? तो ये याद रखना जो है, फिर आप सेलेक्टिव रीडिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों आप सिर्फ 600 साल पुराना इतिहास खंगाल रहे हैं? आप 2500-3000 साल पुराने इतिहास में जाइए, हो सकता है वहाँ पर आपको आर्यन हमलावर मिले या न मिले, पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उतना ज़्यादा अतीत को अगर खोदेंगे तो जख्म होगा, असल में राष्ट्र पर यह जख्म होगा। तो मेरा फिर से निवेदन है कि कृपया भूल जाएं, कुछ चीज़ों को भूल जाएं, खास करके जो अप्रीतिकर है, जो असहज करती है, जो अशुभ है, जो बुरा है, उनको भूल जाएं। राष्ट्र निर्माण के लिए यही उचित होगा। दिलीप मंडल के पाठशाला में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।